और चलिए अब रुक करते हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर की तरफ। ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। उधर सीडब्ल्यूसी की बैठक में नए अध्यक्ष को लेकर मंथन होता रहा और इधर सियासी बयानों के तीर चलते रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती तक ने कांग्रेस को सलाह दे डाली। सीडब्ल्यूसी की बैठक के दौरान हुए राजनीतिक घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस अधोपतन की ओर जा रही है, विनाश की ओर जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस में सच सामने लाने वालों को गद्दार कहा जाता है। कांग्रेस के 25 नेता पूर्णकालिक अध्यक्ष के लिए चिट्ठी लिखते हैं, युवराज उनको बीजेपी से मिला बता देते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गांधी नेहरू परिवार का अस्तित्व खत्म हो गया है, कांग्रेस अब अस्तित्वहीन पार्टी है। उन्होंने लखनऊ में तांगे और रिक्शे का उदाहरण देते हुए कहा कि लखनऊ में आज भी तांगे वाले और रिक्शे वाले खुद को नवाब वाजिद अली शाह के खानदान का बताते हैं और खुद को नवाब समझते हैं। इनकी हालत भी वैसे ही हो गई है जैसे वाजिद अली शाह के खानदान की रही है। उन्होंने कांग्रेस को सलाह दी कि कांग्रेस को अब गांधी की ओर लौटना चाहिए। कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले सियासी बयानों के दौर लगातार जारी हैं। सदस्यता अभियान के तीसरे दिन शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और दावा किया कि ग्वालियर चंबल अंचल के उपचुनाव में सभी 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी। तो उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 50,000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने का दावा किया है। ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान का आज तीसरा और अंतिम दिन है। आज ग्वालियर चंबल अंचल की 11 विधानसभा सीटों के कांग्रेसकर्ता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आज कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम शिवराज ने कहा कि दिग्गी और कमलनाथ ने प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया है और अब हमारी सरकार ने प्रदेश की चिंता की और प्रदेश के सम्मान की रक्षा करते हुए विकास के पथ पर राज्य को ले जा रहे हैं। उधर सिंधिया ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, साथ ही ये भी कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर आज भाजपा में शामिल हुए हैं उनके मान सम्मान की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। सिंधिया ने यह भी कहा कि मैं सांसद रहूं या ना रहूं, ग्वालियर चंबल संभाग की चिंता हमेशा सिंधिया परिवार के मुखिया की चिंता होती है। सिंधिया ने आज 50,000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भाजपा में शामिल होने का दावा किया है। उधर कांग्रेस ने आज भी धरना प्रदर्शन कर बीजेपी के इस कार्यक्रम का विरोध जताया है। कांग्रेस ने इस सदस्यता अभियान के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। वहीं अब 26 तारीख को बड़ा आयोजन भी करने जा रही है। माना जा रहा है कि उपचुनाव की जंग ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए करो या मरो जैसी बन गई है। शिवराज और सिंधिया के ग्वालियर में हुए मेगा शो का काउंटर अटैक करने की कांग्रेस ने तैयारी कर ली है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता 26 अगस्त को ग्वालियर में जुटेंगे। डॉक्टर गोविंद सिंह, केपी सिंह, अशोक सिंह, राम निवास रावत, लाखन सिंह यादव, सज्जन सिंह वर्मा समेत कांग्रेस के बड़े नेता ग्वालियर में 26 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बीजेपी के ग्वालियर में चले 3 दिन के शो का जवाब देने का काम करेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि सिंधिया और शिवराज का ग्वालियर में हुआ शो पूरी तरीके से फ्लॉप रहा था और बीजेपी ने यहां पर झूठे आंकड़े पेश करने का काम किया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी के लगाए गए आरोपों का जवाब देने का काम करेंगे। कांग्रेस का दावा है कि वो ऑडियो, वीडियो और आंकड़ों के जरिए सच सामने रखने का काम करेगी। कुल मिलाकर ग्वालियर चंबल में 16 सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में ये सभी सीटें बीजेपी और कांग्रेस के लिहाज से खासी अहम है और यही कारण है कि बीजेपी के कांग्रेस पर लगाए गए तमाम आरोपों का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारने का प्लान बनाया है ताकि बीजेपी के आरोपों का तगड़ा जवाब दिया जा सके। आयकर विभाग के रडार पर 100 रसूखदार आ गए। इन रसूखदारों से पूछताछ के लिए इनकम टैक्स की टीम जल्द ही समन जारी करेगी और इनसे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की संभावना है क्योंकि 3 दिन पहले ही इनकम टैक्स की टीम ने छापेमार कार्रवाई राजधानी भोपाल में शुरू की थी और सबसे पहले छापेमार कार्रवाई बिल्डर राघवेंद्र सिंह तोमर के फेस ग्रुप पर की गई थी जो कि
चूना भट्टी में स्थित है। इसके अलावा उनके दूसरे ठिकानों पर भी छापेमार कार्रवाई की थी। इसके अलावा दूसरी जो बड़ी कार्रवाई इनकम टैक्स के द्वारा की गई थी वो पीयूष गुप्ता चूड़ीवाला जिनका नाम है उनके बंगले पर की थी, उनके राजदारों पर की थी और वहाँ से भी कई तमाम दस्तावेज बरामद हुए थे। हालांकि ये छापेमार कार्रवाई अब पूरी हो चुकी है और दोनों ही बिल्डर के ऑफिस और उनके ठिकानों के साथ राजदारों के यहाँ से कई दस्तावेजों को जब्त किया गया और इन दस्तावेजों में कई ऐसे सुराग मिले हैं जिसके बाद ये पता चला है कि 100 रसूखदार ऐसे हैं जिसमें कई आईएएस आईपीएस अफसर हैं। इसके अलावा कई रिटायर्ड आईपीएस और कई प्रशासनिक अधिकारी के साथ कई रिटायर्ड आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं। इसके अलावा ये भी पता चला है कि इन कंपनियों के अंदर कई राजनेताओं ने भी इन्वेस्टमेंट किया है। ये तमाम तरीके की जानकारी जब खंगाली गई तो ये बात का भी खुलासा हुआ है कि करीब 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति का इन्वेस्टमेंट किया गया। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इस तरीके की जानकारी सामने निकल के आई। यही सबसे बड़ा कारण है कि अब इन तमाम लोगों की सूची तैयारी की गई है और इन सूची में करीब 100 रसूखदारों के नाम सामने आ रहे हैं और इन रसूखदारों से अब पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है करोड़ों रुपए का, जिसमें एक रिटायर्ड आईपीएस अफसर के बारे में बताया जा रहा है कि 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया। इसके अलावा एक प्रशासनिक अधिकारी हैं जिन्होंने 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। इसी तरीके से कई राजनेता हैं, कई दूसरे बड़े अधिकारी और बड़े रसूखदार हैं जिनका इन्वेस्टमेंट है और ये काली कमाई को वाइट करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो लगातार जो दस्तावेज मिले हैं उनको खंगाला जा रहा है और कई बड़े खुलासे जो है आने वाले समय में होंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली के खिलाफ विभिन्न याचिकाओं पर आज सुनवाई की गई। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों द्वारा वसूली जा रही मनमानी फीस के मुद्दे को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से जवाब पेश किया गया। सीबीएसई ने अपने जवाब में कहा कि निजी स्कूलों की मान्यता के पीछे मुख्य उद्देश्य चैरिटी का होता है, न कि मुनाफे का। लिहाजा इस कोरोना काल के दौरान सीबीएसई के स्कूल केवल ट्यूशन फीस ही ले रहे हैं। सीबीएसई ने अपने जवाब में यह भी मांग की कि निजी स्कूलों द्वारा दायर की गई याचिकाओं को निरस्त किया जाए। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी कक्षाओं के लिए ऑनलाइन क्लासेस को चुनौती देने वाले संशोधन आवेदन को भी हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब इन तमाम याचिकाओं पर 1 सितंबर को सुनवाई नियत की गई है। नीमच से दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई है। इसे युवाओं का उत्साह और हिम्मत कहे या घोर लापरवाही। एक तरफ जहां तेज बारिश के बाद उफनती नदियों के पास न जाने की अपील की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ युवा अपनी जान की बाजी लगाकर उफनते झरने के बीच सेल्फी लेने में लगे हैं। ये तस्वीरें मनासा थाने के झरनेश्वर महादेव की है, जहां पर तेज बारिश के बाद झरना उफान पर है। ऐसे में युवक युवतियों में झरने के बीच पहुंचकर सेल्फी लेने की होड़ मची है। जान की परवाह किसी को नहीं है। प्रशासन द्वारा मौके पर जाने से रोकने की ना तो कोई व्यवस्था है और ना ही सुरक्षा के कोई इंतजाम। लगता है प्रशासन इस पूरे मामले से बेखबर बना हुआ है। कोरोना का हॉटस्पॉट बने इंदौर में एक बार फिर कोरोना का ब्लास्ट हुआ है। 247 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इंदौर में अब कोरोना वायरस का संक्रमण अपने पैर तेजी से पसारता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 247 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में शहर में कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। अब तक इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 11,408 पर पहुंच गई है। शहर में सिर्फ 6 दिन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10,000 से बढ़कर 11,000 हो गई है। इस दौरान संक्रमण की दर 8% रही है। 17 से 22 अगस्त के बीच 13,912 सैंपल जांचे गए, जिसमें से 1,112 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि 16 मरीजों की मौत हुई। इंदौर में कोरोना का पहला मरीज 24 मार्च को मिला था। 0 से 1,000 मरीजों के दौरान जहां संक्रमण की दर 21% से ज्यादा थी, वहीं 1,000 से 2,000 के बीच 8.77 पर आ गई थी। लेकिन पिछले 10 दिनों के आंकड़े देखें तो 9 दिन में ऐसे रहे जब शहर में नए पॉजिटिव मरीजों की संख्या 150 से अधिक रही है। इस महामारी से 4 और लोगों की मौत हो गई। इन्हें मिलाकर अब तक कोरोना से 364 लोगों की जान जा चुकी है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 7,874 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। शहर में अभी भी एक्टिव मरीजों की संख्या 3,170 है।
संक्रमण की दर और पॉजिटिव मरीज मिलने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो अनुमान है कि अगस्त अंत तक शहर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 12,500 हो जाएगी। इंदौर के लिए अच्छी खबर कही जाएगी कि अब शहर में रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू हो गए हैं, जिसकी रिपोर्ट आधे घंटे में मिल जाती है। शहर में अब तक 2000 लोगों के रैपिड एंटीजन टेस्ट हो चुके हैं। टीकमगढ़ फैमिली की सुसाइड मिस्ट्री अब पुलिस सुलझाती नजर आ रही है। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रविवार की सुबह खरगापुर में 5 लोगों की आत्महत्या की खबर से हर कोई सन्न रह गया था, जिसके बाद पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है और परतें दर परतें खुलती नजर आ रही हैं। पूरा मामला रविवार का है। खरगापुर में उस समय सनसनी फैल गई जब एक ही परिवार के 5 लोगों के शव फांसी पर लटके मिले, जिसमें एक 4 साल का बच्चा भी शामिल है। संभवतः बच्चे को फांसी पर लटकाया गया होगा। एक ही परिवार के 5 लोगों के ऐसे कदम उठाने से लोग सन्न हैं। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। 9 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। उसकी सारी तैयारियां विधानसभा सचिवालय ने कर ली है। इसके अलावा विधानसभा में जो भी विधायक जाएंगे उनका पहले टेम्परेचर नापा जाएगा। इसके साथ ही जिस तरह से विधानसभा की तैयारियों की बात की है तो नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरह से सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तैयारी की है, उसी तरह से सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष को जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। और जिस तरह से ये जो मानसून सत्र है ये काफी हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। बहरहाल अब देखना यह होगा कि जिस तरह से जो सदन में जो मुद्दे उठेंगे उनको सत्ता पक्ष किस तरह से विपक्ष को जवाब देता है। राजधानी रायपुर में 50,000 से ज्यादा की आबादी को आज और कल पानी नहीं मिलेगा। आज शाम के वक्त तिलक नगर पानी टंकी से पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी, साथ ही साथ कल भी पानी नहीं आएगा। जिस तरह से जानकारी नगर निगम द्वारा दी गई है उसके मुताबिक तिलक नगर पानी टंकी से आज पानी की सप्लाई रोकी जा रही है। जिस तरह से रामनगर के रेलवे क्रॉसिंग क्षेत्र में मेन राइजिंग पाइपलाइन से जोड़ने का काम किया जा रहा है और इसके लिए पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। हालांकि इसको लेकर के टैंकरों की व्यवस्था करने की बात जरूर नगर निगम द्वारा कही गई है, लेकिन 50,000 से ज्यादा आबादी तक टैंकर पहुंचाने की व्यवस्था नगर निगम के पास फिलहाल दिखाई नहीं देती। लेकिन जिस तरह से ये भी देखा गया है कि इसके पहले भी पाइपलाइन बिछाने के नाम पर कई पानी टंकियों की सप्लाई रोकी गई थी और इस दौरान भी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। हालांकि कई तरह के दावे जरूर किए गए हैं कि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी और 25 तारीख के बाद शाम को पूरी व्यवस्था बहाल होगी। लेकिन जिस तरह से अभी स्थिति देखने को मिल रही है, लोगों को दिक्कतों का सामना पानी की सप्लाई प्रभावित होने से करना पड़ेगा। कोरबा में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में फिर से 25 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना बम एसईसीएल के रजगामार क्षेत्र में इस बार फूटा है, जहां एक साथ एक ही परिवार के 11 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं दर्री स्थित सीआईएसएफ तक को कोरोना पहुंच गया है। वहीं पाली, सेमी पाली, करतला, कोरबा शहर में लगातार कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। अब तक की बात अगर करें तो अब तक कोरबा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 603 पहुंच चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 159 है। वहीं उपचार के बाद ठीक हुए मरीजों की संख्या की बात करें तो 444 मरीज जो हैं वो उपचार के बाद ठीक होकर घर लौटे हैं। वहीं 3 लोगों की मौत हुई है। जिला प्रशासन द्वारा लगातार कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने की बात कही जा रही है और बाजारों का जो समय है उसे भी घटाया गया है। यही कारण है कि प्रशासन लगातार मुस्तैद है, बावजूद इसके लोग जो है वो लापरवाही बरत रहे हैं। यही कारण है कि कोरोना का संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ रहा है। जिले में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। उसी अनुपात में प्रशासन, जिम्मेदार नेता व अन्य लोग लापरवाही भी बरत रहे हैं। यह लापरवाही किसके लिए किस प्रकार की साबित हो जाए, यह जिम्मेदार लोग ही जान सकते हैं। सीएमएचओ डॉक्टर जे.एल. की पुष्टि करते हुए बताया कि कोरोना से कांकेर के व्यापारी की मौत हुई है और उसका शव को लेने के लिए नायब तहसीलदार रायपुर गए थे, जिसे देर रात शाम कांकेर लेकर आए हैं। बीती रात रविवार को 3 की रिपोर्ट के तहत 12 व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष के परिवार के 3 सदस्य है। सीएचएमओ जे.एल. ने बताया है कि व्यापारी का स्वास्थ्य कई दिनों से खराब चल रहा था। कांकेर इलाज करवाने के बाद
उनको धमतरी ले गए और वहां से उनको रायपुर ले जाने की सलाह दी है। उनको कई बीमारी थी, उसी इलाज के लिए रायपुर ले गए थे। रायपुर में इलाज के दौरान उनकी कोरोना की जांच की गई तो पॉजिटिव पाया गया। बीती रात उनका निधन हो जाने पर स्वास्थ्य विभाग और राज्य की कई ने इसकी जानकारी कांकेर के स्वास्थ्य विभाग को दिया। प्रशासन के द्वारा जो भी कोविड-19 के जिस तरह के अस्पताल का निर्माण किया गया, उसी तरह जो कोविड मरीज जिसकी मौत हो जाती है, प्रशासन के द्वारा इस प्रकार की कोई चिन्हित जगह नहीं होने से जो परिजन है वो भटकते नजर आ रहे हैं। जीवानंद हलदार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, कांकेर। करोड़ों की लागत से कवर्धा में नया बस स्टैंड का निर्माण तो किया जा चुका है, पर इसका संचालन अब तक शुरू नहीं हो पाया है। इसकी प्रमुख वजह जो मानी जा रही है वो है आवागमन का मार्ग जो है वो सही नहीं है। कनेक्टिविटी जो है नया बस स्टैंड से जुड़ नहीं पा रहा है। इस केवल एक मार्ग है जो सकरी गली, जिसकी चौड़ाई जो है 15 से 20 फीट है। ऐसे में इस मार्ग से हाईवे ट्रैफिक का गुजर पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से प्रमुख जो शहर हैं राज्य के, अगर हम रायपुर राजधानी की बात करें, बिलासपुर की बात करें, राजनांदगांव है, दुर्ग है, इसके अलावा जो दूसरे राज्यों के लिए भी बस का संचालन होता है। ऐसे में यहाँ यात्री बसों की संख्या काफ़ी होती है। लोगों का भी यहाँ पे दबाव जो है, लोगों के ट्रैफिक का दबाव है वो काफ़ी अधिक रहता है। ऐसे में जो है अगर ये बस स्टैंड का संचालन शुरू हो जाता है तो ट्रैफिक को संभालना मुश्किल हो जाएगा, और यहाँ पे जो है रास्ते हैं वो सीमित हैं, जिसकी वजह से बस स्टैंड का लोकार्पण नहीं हो पा रहा है। बस स्टैंड बनकर तैयार है और इसमें निर्माण में जो खामियाजा जो है लोगों को भुगतना पड़ा, यही वजह है कि लोग जो है इस मार्ग से आना जाना नहीं कर पा रहे हैं। मार्ग काफ़ी सकरा है, जिसके चौड़ीकरण की आवश्यकता है। चौड़ीकरण करने पर जो है विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है। तो प्रशासन के पास जो है उफाबुआ की स्थिति बनी हुई कि आखिर वो करे तो करे क्या। अगर इस मार्ग का चौड़ीकरण जब तक नहीं किया जाता तब तक इस बस स्टैंड को शुरू कर पाना संभव नहीं है। जिला प्रशासन ने हालांकि पहल शुरू कर दी है, नगर पालिका के द्वारा इसको निर्माण किया गया, तो नगर पालिका भी चाह रही है कि जल्द से जल्द इसका निर्माण हो। हालांकि ये भाजपा शासनकाल के दौरान की स्वीकृति है, निर्माण भी लगभग उसी के समय पूरा हो गया था। और फिनिशिंग अगर जो काम है वो काम जो है कांग्रेस शासन के द्वारा किया गया है, तो कांग्रेस चाह रही है कि जल्द से जल्द इस बस स्टैंड का लोकार्पण हो ताकि लोगों को इसकी सुविधा मिल सके।